नमस्कार दोस्तों फाइनली 1947 के बाद बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ ही गया। आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। दोस्तों ये सिर्फ एक पार्टी का जाना और एक पार्टी का आना नहीं है, ये है पूरी एक विचारधारा की शिफ्ट, यानी कि लेफ्ट से राइट में पूरी एक विचारधारा का ही चेंज हो जाना। दोस्तों चुनाव से पहले टीएमसी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी नहीं जीतेगी। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। और अब जीत के बाद वही पुराना ईवीएम हैकिंग का रोना और ड्रामा शुरू हो चुका है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दे, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बंगाल की जनता इस बदलाव से कितनी खुश है। वहाँ पे लोग होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, खुशियाँ हैं, सड़कों पे लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये इस चीज़ को दिखाता है कि ये सिर्फ एक पार्टी का जाना नहीं है, ये एक तानाशाही का जाना है। लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे और वही खुशी आज वो दिखा रहे हैं। दोस्तों पिछले 15 सालों में टीएमसी शासन में सिर्फ बंगाल बर्बाद हुआ था। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ममता बनर्जी के दौर में बंगाल कैसे पिछड़ता गया और कैसे अब उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बंगाल की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों आज से 10-11 साल पहले उत्तर प्रदेश की भी हालत ऐसी थी, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और उसके बाद पिछले 9-10 सालों में उत्तर प्रदेश की पूरी काया पलट हो जाती है। अब वही स्थिति बंगाल की है और बंगाल को भी इसलिए योगी मॉडल की ज़रूरत है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरा वीडियो होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने बंगाल में पूरी सरकार ही बदल के रख दी है। ममता बनर्जी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे वीक पॉइंट बन गया, यानी कि विमेन सेफ्टी। Faced with criticism over the rising instances of crime against women, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Sunday sought to defend her government by counterposing a question, are all women in the state being raped? Should I kill him? That's what Bengal Chief Minister Mamata Banerjee retorted when questioned about the outrageous statements by her party MP Tapas Paul. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं माँ माटी मानुष का नारा देने वाली सरकार के राज्य में महिलाओं की स्थिति की। ममता बनर्जी के दौर में महिला सुरक्षा महज एक मजाक बन के रह गई थी। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के मामले में बंगाल आज नंबर 1 पर है। और विडंबना देखिए दोस्तों, खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी ने अक्सर महिलाओं को लेकर विवादित और भद्दे कमेंट किए। महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बंगाल में लगातार बढ़ रही थी, जिसने राज्य की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल किया। दोस्तों बात करते हैं उस बंगाल की जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन हुआ करता था। 1947 में आज़ादी के वक्त माना जाता था कि बंगाल इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनेगा, लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज बंगाल इंडियन इकोनॉमी पे एक बोझ बन के रह गया था और इसके लिए ममता बनर्जी और पिछले 50 साल का शासन जिम्मेदार। दोस्तों पहले कम्युनिस्टों ने राज्य की इंडस्ट्री को बर्बाद किया और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो राज्य देश के अग्रणी राज्यों में था उसे एक बीमारू राज्य बना दिया गया। पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल में लगभग 2200 कंपनियां बंद हो चुकी हैं या राज्य छोड़कर जा चुकी। बंगाल पर कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 1960 के दशक में बंगाल भारत के टॉप 3 अमीर राज्यों में से एक था। आज ये गिरकर 23वें नंबर पर आ गया है। लगातार मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट हुई है। 1980 के दशक में भारत की कुल मैन्युफैक्चरिंग का 12% बंगाल से आता था, जो अब घटकर सिर्फ 3% से भी कम रह गया। दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट, जो कि कम्युनिस्टों की देन है। कम्युनिस्ट बोलते जरूर हैं कि वो गरीब के लिए काम कर रहे हैं, मजदूर और किसान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन करते हैं इसके बिल्कुल ही उल्टा। कम्युनिज्म गरीब को और ज्यादा गरीब और मजबूर बनाता है ताकि कुछ लोग उसके नेता बने और उसके हक के नाम पे अपना फायदा उठाएं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा नैनो का सिंगूर विवाद। 2006 में टाटा वहां फैक्ट्री लगाना चाहता था, लेकिन ममता बनर्जी और कुछ एनजीओस के प्रोटेस्ट के कारण टाटा को 1500 करोड़ का नुकसान झेलकर वहां से जाना पड़ा। इस एक घटना ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा बंगाल से तोड़ दिया। दोस्तों हुआ क्या कि जो जमीन ली गई थी वो खेती के लायक भी नहीं रही और ना वहां पे फैक्ट्री बन पाई। जिन लोगों को काम मिल सकता था, नौकरियां मिल सकती थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्हें अब अपने घर से दूर जाके दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करनी पड़ रही है। तो ये है कम्युनिज्म। ममता बनर्जी ने पूरी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया और इसी के सहारे वो 2011 में वहां की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया और यही वजह थी कि 2021 में नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। ममता बनर्जी की हार के बाद
इतने सालों में लोगों को ये बात समझ में आई कि अगर टाटा की फैक्ट्री लगी होती तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता, उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती और लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि योगी मॉडल ही बंगाल को लाइन पे ला सकता है, बंगाल की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आज जो बंगाल की हालत है 9-10 साल पहले वही हालत उत्तर प्रदेश की भी थी और इसलिए यहाँ पे भी योगी मॉडल ही लागू करने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है योगी मॉडल की। 2017 में उत्तर प्रदेश की हालत ठीक वैसी ही थी जैसे आज बंगाल की है, अपराध, गरीबी और बेरोजगारी। लेकिन बीते 9-10 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। फैक्ट्रियों की बाढ़ आ गई है। 2015 में यूपी में साल भर में सिर्फ 500 नई फैक्ट्रियां खुलती थी, जो कि अब 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर 3100 से भी ऊपर जा चुका है। 2017 तक यूपी में लगभग 1500 फैक्ट्रियां थी, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 22,141 हो गई हैं। सेक्टर वाइज भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर, डेटा हब बने हैं। कानपुर में लेदर और टेक्सटाइल में जान डाल दी है। एक ज़माना था जब कानपुर में सारी जो लेदर मिल्स थी, टेक्सटाइल मिल्स थी, वो बंद हो गई थी, लेकिन अब वो सब खुल रही हैं। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हैं, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है। दोस्तों आज यूपी एक इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है। आज देश का 55% स्मार्टफोन और 50% कंपोनेंट अकेले यूपी में बनते हैं। अब तो यूपी सेमीकंडक्टर मिशन पे भी फोकस कर रहा है। इसी के साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवेज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे की भी ओपनिंग हुई है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था और इसके लिए कोई लोन नहीं लेना पड़ा, बल्कि उत्तर प्रदेश आज एक ऐसा राज्य है जो मुनाफा कमाता है, जिसकी सरकार घाटे में नहीं मुनाफे में चल रही है और यही सारा पैसा अब राज्य के विकास में लग रहा है। वहीं बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि कर्जे में डूबा हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बंगाल अब इस योगी मॉडल को कैसे अपना सकता है और कैसे दोहरा सकता है इस सफलता को। इसके लिए बीजेपी सरकार को यूपी की इन पॉलिसीज को ध्यान देना चाहिए और इसको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस इंसेंटिव। यूपी की तरह बंगाल में भी कंपनियों को 50% कैपिटल सब्सिडी और स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट देनी होगी। बंगाल को अपने रोड और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना होगा। बिना अच्छी सड़कों के इंडस्ट्री वापस नहीं आएगी और बंगाल के पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बंगाल के पास डायमंड हार्बर जैसा बड़ा पोर्ट है। कम्युनिस्टों ने इसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब इसे अगर सही ढंग से इन्वेस्ट करके बनाया जाए तो इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी और टेक सेक्टर। बंगाल के पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है एक सुरक्षित माहौल की, ताकि आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके और बाहर की कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट करें। दोस्तों बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठी। कम्युनिस्टों के टाइम पे इन्हें बसाया गया। ममता बनर्जी ने भी इन्हें बसाने में और फैसिलिटेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब ज़रूरत है इन्हें यहाँ से भगाने की। दोस्तों बंगाल का फर्टिलिटी रेट 1.6 है, जो कि नेशनल एवरेज 2.1 से भी कम है। फिर भी आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये साफ इशारा है कि घुसपैठ बड़े पैमाने पे हो रही है। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आ गई है। अब सेंटर और स्टेट दोनों जगह बीजेपी है। अब सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, जैसे कि फेंसिंग बढ़ानी होगी, स्मार्ट सेंसर्स का उपयोग करना पड़ेगा और जहां फेंसिंग मुमकिन नहीं है वहीं जलमार्गों में सख्त पेट्रोलिंग करनी होगी। और कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्राकृतिक जो बाधाएं उनको भी उत्पन्न करना होगा, जैसे कि नदियों में मगरमच्छ और सांपों को छोड़ना, ताकि ये लोग ना आ पाए। साथ ही साथ दोस्तों हमें कुछ बफर एरिया बनाने होंगे। अगर देश में कहीं पर भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, बंगाल में कहीं पर भी, तो उन्हें उस बफर जोन में रखना होगा, ताकि धीरे धीरे उन्हें बांग्लादेश की तरफ वापस भेजा जा सके। भारत को अपने 140 करोड़ नागरिकों के सीमित संसाधनों की चिंता पहले करनी होगी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की नहीं। जिस तरह से हमारे देश में कुछ लोग इनका समर्थन करना शुरू कर देते हैं, इन्हें बसाने में मदद करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हाल में इन अवैध घुसपैठियों का समर्थन नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। माफिया का राज का अंत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी एक ज़माने में ये बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन उसके बाद योगी जी ने इस समस्या का समाधान किया है बुलडोजर के जरिए। दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर में शांति होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास हो। यूपी को भी कभी बीमारू और माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। किडनैपिंग और रंगदारी एक उद्योग बन चुका था, लेकिन योगी जी ने अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया और एनकाउंटर के जरिए इसे खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बंगाल की जरूरत भी यही है। बंगाल को एक ऐसे सख्त प्रशासन की जरूरत है जो सिंडिकेट राज और राजनीतिक हिंसा दोनों को जड़ से खत्म करे। दोस्तों जब तक राज्य में कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा बिजनेसमैन वहां पैसा नहीं लगाएगा। तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि बंगाल के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए पूरा भविष्य है। पिछले 50 साल बंगाल सिर्फ बर्बाद हुआ है। पहले 35 साल कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी ने, लेकिन अब आगे एक सुनहरा भविष्य है। बीजेपी की नई सरकार को यूपी के मॉडल से सीखना होगा,
चाहे वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो, घुसपैठ पे लगाम लगाना हो या कानून का राज, इस सब पे योगी मॉडल लागू करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बंगाल आने वाले 10 सालों में यूपी की तरह चमक जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।